नमस्कार, गौरव मिश्रा फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। इकोनॉमी का ये हमारा 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने असमानताओं के कारण पढ़ लिए थे। आज हम असमानताओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं उन सारी बातों की चर्चा करेंगे और हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे कि इस समस्या के लिए क्या उपाय किया गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली जो असमानता का जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो था कि भूमि एवं संपत्ति के स्वामित्व में अंतर है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने आजादी के बाद ही सन 1947 में आजाद होने के बाद ही सरकार ने जो है भू सुधार कार्यक्रम लागू किया, जिसके अंतर्गत सरकार ने हदबंदी, चकबंदी और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए। ठीक है, जब हदबंदी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास इस सीमा से अधिक भूमि नहीं हो सकती। ठीक है, चकबंदी क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास टुकड़ों में जमीन है, चकबंदी सिर्फ कृषि योग्य भूमि में ही होती है। अगर किसी कृषक के पास टुकड़ों में जमीन है, मान लीजिए कि ये किसी गांव का एरिया है और अगर किसी किसान के पास यहाँ पर थोड़ी सी जमीन है, यहाँ पर थोड़ी सी जमीन है, थोड़ी जमीन यहाँ पर है, तो चकबंदी के अंतर्गत इन सारी जमीनों का एरिया जितना होगा उतना मिलाकर उसको एक जगह दे दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे उस किसान को खेती करने में आसानी होगी और वो अपनी फसल वो ज्यादा उपज पैदा कर पाएगा, उसको मेहनत कम लगेगी और वो अपनी फसल की रखवाली भी आराम से कर लेगा। पर चकबंदी से असमानताएं दूर नहीं हो पाई। उसका रीजन ये था कि जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने अच्छी जगह पर जमीनें ले ली और जो गरीब थे, निर्धन किसान थे, तो वो इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। तो चकबंदी से असमानताएं दूर नहीं हुई, लेकिन हदबंदी और जमींदारी उन्मूलन से असमानता दूर करने की कोशिश की गई। ये बात भी आपको पता ही होगी कि भू सुधार कार्यक्रम ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ। जैसे भू सुधार कार्यक्रम सिर्फ कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये दो राज्य हैं जहां पर भू सुधार कार्यक्रम काफी बेहतर स्थिति तक सफल हुआ। ठीक है, बाकी राज्यों में भू सुधार कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो पाया, इसीलिए जो हम नक्सलवाद की समस्या देख रहे हैं, क्योंकि उसमें गरीब किसानों और जनजातियों का शोषण होता था, तो वहां पर ये भू सुधार कार्यक्रम सफल भी नहीं हो पाया पूरी तरीके से, तो ये नक्सलवाद की समस्या भी उत्पन्न हुई। ठीक है, अब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भू सुधार कार्यक्रम जब सफल हुआ तो यहाँ पर लोगों के बीच में असमानता कम हुई। इससे फायदा क्या हुआ कि वहां पर प्रति व्यक्ति आय कम होने के बावजूद भी वहां पर निर्धनता कम है। यद्यपि ये दोनों इलाके पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, फिर भी वहां पर निर्धनता कम है, क्योंकि निर्धनता कम है जबकि प्रति व्यक्ति आय कम है। और प्रति व्यक्ति आय कम होने के बाद भी निर्धनता इसलिए कम है क्योंकि वहां पर असमानताएं कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि भाई भूमि एवं संपत्ति के स्वामित्व में जो असमानता थी, इनइक्वालिटी इन ओनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, मींस ऑफ प्रोडक्शंस का जो ओनरशिप में जो असमानता थी, उसके लिए क्या सरकार ने किया। फिर दूसरा हमारा पॉइंट है कि दोषपूर्ण उत्तराधिकार अधिनियम। तो इस पॉइंट के लिए डिफेक्टिव सेशन एक्ट, इस पॉइंट के लिए सरकार ने कोई खास काम नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए इसके उपाय के लिए डिस्कशन के लिए हमारे पास कुछ है भी नहीं। फिर तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर, इनकी जो उपलब्धता है इसमें जो है अंतर है। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यहां देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में अंतर। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया? देखिए, सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। जैसे आपका एक है सर्व शिक्षा अभियान, फिर आपका माध्यमिक शिक्षा योजना, फिर आपका जैसे एकलव्य स्कूल की संकल्पना। ये स्कूल बेसिकली जो जनजातियां हैं उनके लिए इसकी संकल्पना लाई गई, जिसमें जो है ना आवासीय स्कूल होंगे ये। ठीक है, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं। ठीक है, स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं। ठीक, और उसके बाद जो है आपका स्वास्थ्य के लिए सरकार ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भी जैसे आयुष मिशन चलाया है, आयुष भारत। फिर
आपका नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, फिर आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या है कि भाई उसमें राशन वितरण होता है, तो उससे भी जो है ना जो एक पोषण की जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है। फिर आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है ना बच्चों को जो है ना पोषाहार दिया जाता है। फिर मिड डे मील की योजना है, फिर आंगनवाड़ी की सेवाएं हैं, मातृत्व लाभ योजनाएं हैं। तो एक सरकार ने जो है ना स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं। अब उसके बाद हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि योग्यताओं में अंतर, ठीक है। ये देखिए योग्यताओं में अंतर, डिफरेंस इन स्किल्स। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इसके लिए जो है ना कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं, ठीक है। जैसे योग्यताओं को बढ़ावा देने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, और कई सारे अब स्किल इंडिया प्रोग्राम के साथ ही सरकार ने जैसे उस्ताद है, नई मंजिल है, नई रोशनी है, पीएम कौशल विकास योजना है, तो ये सारे कार्यक्रम चलाए हैं। देखिए योग्यताओं में अंतर में एक पहलू समझ लीजिए कि योग्यताएं दो स्तर पे होती हैं, एक होती है बौद्धिक और एक होता है आपका एप्टीट्यूड, ठीक है, जो आपकी उद्यमशीलता को डिफाइन करता है। बौद्धिक योग्यता हर किसी में लगभग बराबर ही होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी की का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो आईक्यू लेवल है, वो किसी एक रेयर ही कोई बंदा मिलता है कि जिसका बहुत ज्यादा हो, या फिर रेयर ही मिलते हैं बंदे की जिनका बहुत कम हो, वरना लगभग सभी लोगों का सामान्य स्तर पर एक बौद्धिक योग्यता होती है। जो अंतर क्रिएट करता है वो आपका एटीट्यूड क्रिएट करता है, जिसे जो आपके उद्यमशीलता को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर देखिए उद्यमशीलता नहीं होगी तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो अंतर है, अब उसके लिए भी जो ना सरकार ने, अब उद्यमशीलता नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई एजुकेशन में आप कमी रह गई है, ठीक है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तो इसी के लिए सरकार ने जो ना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कई सारे चलाए हैं कि जिससे जो है असमानताओं को दूर किया जा सके। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पूंजी का अभाव। तो पूंजी का अभाव पॉइंट के लिए सरकार ने क्या क्या चीजें कराई हैं, पूंजी के अभाव को दूर कर, इसको पहले साफ कर लेते हैं। पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए सरकार ने जैसे कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं कि उन्होंने निवेश को बढ़ावा दिया है। निवेश को बढ़ावा दिया, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे देश में पूंजी कौन सी नहीं है। हमारे देश में मेनली जो फैक्ट्रीज, कारखाने और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, इन पूंजियों का अभाव है, ठीक है। पूंजी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपकी आय सृजन में आपकी सहायता करे वही पूंजी कहलाती है, ठीक है। अब फैक्ट्रीज है, टेक्नोलॉजी है, इनका अभाव हमारे देश में, तो सरकार ने निवेश को बढ़ावा दिया है। अब सरकार जो सरकारी खरीद कर रही है विदेशों से, उसमें भी ये शर्त रख रही है कि आप अपनी तकनीकी भी हमें लाकर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे हो गया, तो ये सब भी जो है ना तरीके हैं जिनसे सरकार निवेश को बढ़ा रही है और पूंजी के अभाव को कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। अब अगली समस्या क्या है, अगली समस्या है कि बेरोजगारी और निर्धनता। अब बेरोजगारी और निर्धनता दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे बेरोजगारी और निर्धनता के लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो चलाया ही है, नीचे लिखते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार ने मनरेगा चलाई है, फिर आपका स्वरोजगार कार्यक्रम सरकार की तरफ से कई सारे चल रहे हैं, फिर आपका पीडीएस सिस्टम भी है कि भाई अगर आपके पास मतलब जो एक गरीब लोग हैं उनको जो है ना राशन फ्री में सरकार की या बहुत कम कीमतों पे सरकार की ओर से दिया जाता है, ताकि उनका जो है ना उनका पोषण की समस्या दूर हो सके और वो जो है ना स्वस्थ रहकर अपने आप को ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से बेरोजगारी और निर्धनता से निपटने के लिए भी सरकार ने कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं।
अब उसके बाद हमारा अगली समस्या क्या है? हमारी अगली समस्या है आधारभूत ढांचे का अभाव। तो आधारभूत ढांचे के अभाव को दूर करने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दो लेवल पे है, एक तो भौतिक और एक सामाजिक। अब सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आपका जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब आ जाते हैं, ठीक है, ताकि समाज का समाज विकसित हो, समाज में जो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो दूर हो, ठीक है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो भौतिक है, तो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए अब जैसे पीएम ग्राम सड़क योजना है, पीएम ग्राम सड़क योजना हो गई, फिर आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये योजनाएं, इनके अंतर्गत क्या क्या है ये सारी चीजें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, और इनके ऊपर एक सेपरेट जो है ना, प्रत्येक योजनाओं पे सेपरेट जो है ना, योजनाओं का जब एक वीडियो बनेगा तो उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रामीण जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बड़ी बदहाली है तो उसको दूर किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद शहरी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी सरकार ने जैसे अमृत मिशन चलाया है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका अमृत मिशन हो गया, फिर हाईवेज का निर्माण कर रही है सरकार, वेयर हाउस का निर्माण कर रही है, वेयर हाउस, ताकि वहां पर जो है किसान अपने अनाज को स्टोर कर सके, ठीक है। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, ठीक है। अब अगली समस्या क्या है? अगली समस्या आती है विकासात्मक व्यय में रिसाव, ठीक है। यहां पर देखिए, तो विकासात्मक व्यय में जो रिसाव है, इसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया है? इसको दूर करने के लिए सरकार डीबीटी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी का कॉन्सेप्ट लेके आई है कि जो भी सब्सिडी वगैरह होगी, जैसे एलपीजी की सब्सिडी, उसके लिए पहल है, तो ये सब्सिडीज वगैरह जो है ना, उर्वरक की सब्सिडी होती है, तो ये सारी सब्सिडी जो है ये किसान के खाते में सीधे जाएंगी, ठीक है। और इसके लिए सरकार ने क्या किया? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, और इसके लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है। अब इसमें जो है सन 1960 और 70 के दशक में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, अभी जो हाल में ही जो है ना पिछले 4-5 साल पहले जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो जनधन खाता शुरू किया, तो इससे वित्तीय समावेशन हुआ, और वित्तीय समावेशन होने के बाद जब एक जो लाभार्थी का जब अकाउंट बन गया, तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगा, ठीक है, डीबीटी के माध्यम से। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई जो नहीं एलिजिबल है वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। देखिए, ये बात नहीं है कि जो एलिजिबल नहीं है वो फायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। पॉइंट ये है कि जिनको जरूरत है उन तक उसका लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। भाई देखिए, जो इलीगल तरीके से फायदा उठा रहे हैं वो कभी ना कभी सरकार की नजर में आ ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जिनको जरूरत है उन तक ये चीज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। पहले तो ये कहा जाता था कि 1 रुपए में 1 रुपए अगर गवर्नमेंट खर्च करती तो 15 पैसा ही लगभग जो है ना आम आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन अब डीबीटी से कम बीच में जो मीडिएशन चल रहा था, बीच में जो धांधली चल रही थी, वो तो खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से सरकार ने असमानताओं को दूर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हमने देखिए पॉइंट वाइज तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ये हमारी समस्याएं थी, और इन समस्याओं के उपाय हमने खोजे,
और उपाय जो सरकार ने किए तो वही इनके उपाय भी कहलाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको एक ब्रीफ समझ लेते हैं। सरकार ने किया क्या है, पहले साफ कर लेते हैं। सरकार ने असमानताओं को दूर करने के लिए भू सुधार कार्यक्रम किया। ठीक है, ताकि जो जमींदारों के पास आजादी के पहले बहुत सारी जमीन होती थी, उनसे लेकर जो है ना जो जमीन रहित थे उनको जमीनें दे दी गई, हदबंदी कर दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार ने लैंड रिफॉर्म लाया, जबकि वो यद्यपि वो असफल हो गया, बट ठीक है, सरकार ने अपनी तरफ से तो प्रयास किया ही। ठीक है, फिर उसके बाद विकासात्मक कार्यक्रम सरकार ने बहुत तरीके के चलाए, जो मैंने आपको बता दी कि भाई रोजगार संबंधी, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी, महिला एवं बाल विकास संबंधी। ठीक है, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सारे सरकार ने चलाए। फिर उसके बाद अब ये तो सरकार द्वारा हो गए एक नॉर्मल उपाय। अब संवैधानिक उपाय क्या किए सरकार ने? संवैधानिक उपाय असमानता को दूर करने के लिए कि आजादी के बाद हमारे संविधान, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय जो है ना SC ST को शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया। फिर बाद में जो है ना 1991 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने जो है ना OBCs को भी जो है रिजर्वेशन दे दिया। तो ये संवैधानिक उपाय किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स क्या है? रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स फॉर SC STs एंड OBCs। ठीक है, तो ये हमारे संवैधानिक उपाय हुए असमानता को दूर करने के लिए। फिर और सरकार ने क्या किया? MSME सेक्टर को हमेशा प्रमोट किया आजादी के बाद से ही। ठीक है, LPG जब हमने 1991 में जब हमारे देश में LPG मॉडल आया था, तो हम अभी पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में कि LPG मॉडल आने के बाद MSME सेक्टर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद सरकार को अपनी गलती समझ में आई और सरकार ने फिर से जो है ना MSME सेक्टर को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ठीक है, सरकार ने बेसिकली 1991 के बाद गलती क्या की थी कि सरकार ने जो हमारा टपकन का सिद्धांत है इस पर भरोसा किया कि मार्केट को खोल देंगे और उसके बाद जो है तेजी से विकास शुरू हो जाएगा और उस विकास का लाभ धीरे धीरे सभी तक पहुंचने लगेगा। लेकिन फिर उसके बाद उसके मार्केट को खोलने के जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव बढ़ाने के जो ड्रॉबैक्स थे वो नजर आने लगे। सरकार को फिर समझ में आया, तो सरकार ने इस वर्ष 2000 से सरकार ने फिर से अपनी नीतियों में बदलाव किया और फिर जो है ना विकासात्मक कार्यक्रमों में अपना खर्चा बढ़ाया और जो MSME सेक्टर को प्रोत्साहन दिया। MSME सेक्टर को जैसे ब्याज में छूट मिल जाता है, कम रेट पे जो है ना ऋण मिल जाता है, उनको टैक्स में तो कई सारी राहतें मिल जाती हैं। ठीक है, इसी तरह कुटीर उद्योगों को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया। ठीक है, और उसके बाद सरकार ने क्या उपाय किए हैं? और अन्य उपायों में सरकार ने DBT तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया। ठीक है, ये DBT कि भाई DBT से असमानता दूर करने का प्रयास किया गया। फिर उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना। देखिए, सरकार ने LPG मॉडल के पहले जो पब्लिक सेक्टर था उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहना जरूरी है और पब्लिक सेक्टर जो है ना, अगर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा प्रभावी हो जाएगा तो इससे जो है ना शोषण बढ़ेगा और अभी हमारी जो बहुत बड़ी जनसंख्या वो निर्धनीय है। तो सरकार का ये स्टैंड भी सही था उस समय। ठीक है, आजकल लोग कहते हैं कि वो नीतियां गलत थी, लेकिन वो नीतियां इतनी गलत नहीं थी, वो नीतियां उस टाइम के हिसाब से सही थी। आज के हिसाब से जब बदलाव आ रहा है तो आज के हिसाब से आज की नीतियां बन रही हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना जो सरकार ने की थी वो भी की कहां थी? पिछड़े क्षेत्रों में। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ कि आय की असमानता में आय लोगों की जनरेट होनी शुरू हुई पिछड़े क्षेत्रों में, और जो क्षेत्रीय असमानता थी उसमें भी कुछ अंतर आया। ठीक है, तो पिछड़े क्षेत्रों में स्टैब्लिश करके गवर्नमेंट ने जो है ना असमानता को दूर करने की कोशिश की। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, टू रिमूव बोथ इनकम एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद वित्तीय समावेशन वाला पॉइंट है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और उसके बाद फिर प्रगतिशील कर प्रणाली। सरकार ने प्रगतिशील कर प्रणाली जो लगभग सभी देशों में होती है, ठीक है, उसको अपनाया हुआ है कि एक सीमा के बाद, मतलब एक सीमा तक जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कर बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे 2.5 लाख तक अभी जो है ना अभी कर नहीं है, फिर उसके बाद 5 लाख तक कुछ टैक्स है, फिर उसके बाद फिर 20 लाख और फिर 25 लाख जो हम आगे के 20 लाख और फिर 50 लाख फिर 1 करोड़ जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कितना टैक्स है। ठीक है, तो ये प्रगतिशील कर प्रणाली सरकार ने अपनाई हुई। इस टैक्स जब सरकार को मिलेगा
तो सरकार तभी जो है ना उस टैक्स को व्यय करके फिर विकासात्मक कार्यक्रम कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए जिनकी आय ज्यादा है सरकार उनसे ज्यादा टैक्स लेकर उसका जो है ना रिडिस्ट्रीब्यूशन विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से करती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे उपाय हो गए असमानताओं को दूर करने के। तो यही उपाय जो है ना आप निर्धनता दूर करने के लिए भी आप जब अगर आप क्वेश्चन में आता है तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं उपायों को आप जो है सृजन रोजगार सृजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बस आपको अपना लॉजिक्स लगाने हैं कि हमको किस पॉइंट को कहां पर यूज करना है। ठीक है, तो हमने आज ये डिस्कस कर लिया कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि असमानताओं के क्या कारण है, और आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो इस प्रकार हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों में असमानता का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब ये कंप्लीट हो गया है, उसके बाद फिर हमारा दूसरा मुद्दा क्या है, बेरोजगारी, और तीसरा मुद्दा है निर्धनता। तो अब हम जो है ना बेरोजगारी के मुद्दे को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेरोजगारी की परिभाषा क्या है। बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति प्रचलित वेतन दर पर काम करने के योग्य है, इच्छुक है, किंतु उसे काम करने का अवसर नहीं मिल पाता। अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन इन विच ए पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क एट ए प्रिवेलिंग सैलरी रेट बट इज अनेबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 शब्द आए हैं कि प्रचलित वेतन दर पर, कोई व्यक्ति योग्य है और इच्छुक है, और तब भी अगर उसे काम नहीं मिल रहा है तो वह बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है, इसमें इच्छुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे अभी आप हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप रोजगार में रहेंगे या बेरोजगार रहेंगे? आप बेरोजगार नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आप अभी जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं। जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं, जब आप जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इच्छुक नहीं हैं। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपने फॉर्म्स फिलअप करना शुरू कर देंगे, और प्रिपरेशन के बाद अपने फॉर्म अप्लाई करके फिर आप जॉब के लिए ट्राई करने लगेंगे, तब आप इच्छुक हो जाएंगे। तो इसलिए फिर जो है आप बेरोजगार की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेरोजगारी को मापने के लिए हमें श्रम बल निकालना जरूरी है। ठीक है, श्रम बल क्या होता है? तो श्रम बल की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। श्रम बल में वे लोग आएंगे जो योग्य हों, इच्छुक हों और आयु वर्ग में हों। ठीक है, जो योग्य हैं, इच्छुक हैं और आयु वर्ग में हैं वो श्रम बल में आएंगे। देखिए बेरोजगारी की परिभाषा में क्या था कि प्रचलित वेतन दर पर योग्य हैं और उन्हें फिर भी काम करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है तो वो बेरोजगार कहलाएंगे। ठीक है, और बेरोजगारी का मापन हम श्रम बल के लेबर फोर्स के कॉन्टेस्ट में करते हैं। ठीक है, तो लेबर फोर्स क्या होती है? पूरी जनसंख्या के संदर्भ में हम श्रम बल नहीं निकालते, ना ही हम बेरोजगारी और रोजगार का मापन करते हैं, क्योंकि पूरी जनसंख्या में तो देखिए बच्चे भी हैं। ठीक है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम हर किसी को बेरोजगार नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम उन्हें, इन लोगों को श्रम बल का हिस्सा ही नहीं रखेंगे। तो एनएसएसओ के अनुसार, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था, उसे ऑफिस बना दिया है। तो एनएसएसओ के अनुसार जो है 15 से लेकर 59 वर्ष 59 के बीच के जो लोग हैं वो आयु वर्ग में आते हैं। ठीक है, और इन्हें श्रम बल में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो श्रम बल की परिभाषा क्या हो गई? दोज हु विल इन वर्क फोर्स हु आर एलिजिबल, विलिंग टू वर्क एंड बी इन द एज ग्रुप। ठीक है, तो दोज विल कम इन वर्क फोर्स, एक्चुअली यहाँ वर्क फोर्स नहीं होना चाहिए, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए लेबर फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब होता है कार्यबल। ठीक है, और कार्यबल का मतलब है कि जो रोजगार में हैं। ठीक है, जो रोजगार में है उसे हम वर्क फोर्स कहते हैं या कार्यबल कहते हैं। ठीक, तो कार्यबल और प्लस
बेरोजगार, और बेरोजगार कौन होंगे? जो योग्य हैं और इच्छुक हैं, ठीक है, और उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो जो रोजगार में है और जो बेरोजगार हैं, ये दोनों मिलाकर, कार्यबल और बेरोजगारों को मिलाकर श्रम बल बनता है, ठीक है, लेबर फोर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या जाना कि बेरोजगार कौन है? बेरोजगारी की स्थिति या बेरोजगारी की परिभाषा क्या हुई कि प्रचलित वेतन दर पर काम करने के योग्य है, इच्छुक है, किंतु उसे फिर भी काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो बेरोजगारी की स्थिति मानी जाती है। ठीक है, अब चूंकि इच्छुक शब्द इसमें आ गया है, तो इसलिए इच्छुक कौन? जो इच्छुक होंगे और जो योग्य होंगे और जो आयु वर्ग में होंगे, उन्हें हम श्रम बल में शामिल करेंगे। ठीक है, उन्हें हम श्रम बल में शामिल करेंगे। तो 3 रिक्वायरमेंट श्रम बल के लिए क्या हो गई? क्या क्या हो गई रिक्वायरमेंट? कि योग्य है, इच्छुक है और आयु वर्ग में है। ये 3 रिक्वायरमेंट हो गई, तो ये जो है ना हमारे श्रम बल हो जाएगा। तो हम रोजगार और बेरोजगारी का मापन श्रम बल के संदर्भ में करते हैं, और जो हम अपना बेरोजगारी दर है या फिर रोजगार दर है, रोजगार सृजन दर है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब जो है ना हम श्रम बल के कॉन्टेस्ट में निकालते हैं। ठीक है, लेबर फोर्स के कॉन्टेस्ट में निकालते हैं, ना कि पूरी जनसंख्या के कॉन्टेस्ट में नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो हमने बेरोजगारी की परिभाषा जान ली, और ये भी जान लिया कि बेरोजगारी को जब हम मेजर करते हैं तो हमें जो है ना पहले कुल जनसंख्या में से अपने लेबर फोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेबर फोर्स में कौन कौन से लोग शामिल होंगे वो हमने जान लिया कि योग्य हैं, इच्छुक हैं और आयु वर्ग में हैं। ठीक, अब उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? भाई मैंने जब पहले ही बता दिया कि टोटल जनसंख्या को, टोटल पॉपुलेशन को हम जब श्रम बल में नहीं रखते हैं तो कुल जनसंख्या में से कुछ हिस्सा ही होगा जो श्रम बल का हिस्सा होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ही होंगे जो योग्य होंगे, इच्छुक होंगे और आयु वर्ग में होंगे। ठीक है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर क्या हो गया कि श्रम बल बटे कुल जनसंख्या इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका श्रम बल भागीदारी दर हो गया। तो इसमें अभी आपको कोई डाउट है? ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया? बेरोजगारी की परिभाषा बता दी। अब बेरोजगारी को आगे पढ़ने के लिए हमें रोजगार और बेरोजगार को समझने के लिए श्रम बल को समझना आवश्यक था। हमने बता दिया कि श्रम बल में कौन शामिल होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने बता दिया कि श्रम बल भागीदारी दर क्या है। ठीक है, अभी भारत में श्रम बल भागीदारी रेट कितना है? 36%, यानी टोटल जनसंख्या का 36% हिस्सा, हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है इसका 36% हिस्सा जो है वो लेबर फोर्स का पार्ट है। ठीक है, कुल जनसंख्या का ये एनएसएसओ को आंकड़ा है 2011-12 का। ठीक है, यही लेटेस्ट है। वैसे तो हर साल जो है ना मतलब कि एनएसएसओ सर्वे करता है, लेकिन जो लार्ज स्केल पर उसने 2011-12 में सर्वे किया था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो इस लार्ज स्केल सर्वे के अनुसार टोटल जनसंख्या का 36% अभी हमारा जो है ना लेबर फोर्स में है। और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि वर्क फोर्स क्या होता है। वर्क फोर्स होता है आपका कार्यबल। कार्यबल यानी कि जो रोजगार में है। अब जो रोजगार में है उनमें अगर हम बेरोजगार जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? श्रम बल। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं कि बेरोजगारी के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो बेरोजगारी के ये प्रकार हैं: डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रचंड बेरोजगारी, जिसको आप हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हो, फिर खुली बेरोजगारी, फिर उसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी जिसे हम कहते हैं, फिर मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कीन्स अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसे किनीसन भी कहते हैं या कीन्स कह दो। ये एक अर्थशास्त्री थे, उनके सिद्धांतों पर ये जो है ना कीन्स अनएम्प्लॉयमेंट एक है, उनके कॉन्सेप्ट पे। फिर उसके बाद
रेसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, फिर शिक्षित बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। तो ये हो गए बेरोजगारी के प्रकार। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वह होती है कि किसी भी कार्य में एडिशनल वर्क फोर्स या लेबर फोर्स लगाने पर, वर्क फोर्स नहीं लेबर फोर्स, एडिशनल लेबर फोर्स अगर आप उसमें डालें तो उसका जो लास्ट अंतिम उत्पादन है, लास्ट प्रोडक्शन है, उस पर कोई अंतर ना पड़े, लास्ट प्रोडक्शन पे कोई चेंज नहीं। जैसे ये प्रच्छन्न बेरोजगारी किस में पाई जाती है? खेती में। खेत में यहाँ पर मान लीजिए कि वही सेम फसल उगाने के लिए 2 बंदे रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये किसी परिवार का खेत है और उस परिवार में 4 लोग हैं, तो चारों लोग इस खेती में लगे हुए हैं। एडिशनल जो 2 बंदे लगे हुए हैं उनके ना लगे होने से भी उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये जो एडिशनल 2 बंदे हैं ये जो होंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये प्रच्छन्न बेरोजगारी किस प्रकार के देशों की मेन विशेषता है? विकासशील, या जिसे आप अल्प विकसित कह लो, विकासशील, डेवलपिंग इकोनॉमीज। अर्थव्यवस्थाएं जो है उनकी विशेषता, ये मेन विशेषता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी वहां पर ज्यादा होती है। ठीक है, अब उसके बाद खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी वही सेम है डिफिनीशन, जो हमने बेरोजगारी की डिफिनीशन बताई है वही सेम डिफिनीशन खुली बेरोजगारी की भी है। ठीक है, कि जो प्रचलित वेतन दर पर कोई योग्य व्यक्ति अगर काम करना चाहता है और अगर उसे फिर भी काम नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगारी की स्थिति में माना जाएगा, या वह स्थिति बेरोजगारी की होगी। ठीक है, और यही जो है ना खुली बेरोजगारी की भी सेम परिभाषा है। फिर संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी में जैसे क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना में जो खामियां हैं, उन खामियों की वजह से जो है ना, उन कमियों की वजह से जो बेरोजगारी है। ठीक है, और वो कमियां क्या हैं? जैसे हमारे देश में पूंजी का अभाव है, पूंजी का अभाव, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप नहीं है। ठीक है, तो इन वजहों से जो बेरोजगारी होती है उसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। पूंजी हमारे यहाँ देश में कौन सी किस पूंजी की कमी है? मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हमारे यहाँ मशीनरी, फैक्ट्री और तकनीकी की कमी है। ठीक है, अब उसके बाद अगली बेरोजगारी है सीजनल बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी को आप क्या कहेंगे कि भाई जैसे कुछ ऐसे रोजगार होते हैं वो सीजन के हिसाब से होते हैं, जैसे स्वेटर का रोजगार वो सर्दियों में ही चलेगा। ठीक है, और जैसे दूसरा आपका हो गया आइसक्रीम का, वो गर्मियों में चलेगा। एसी की जो सेल होती है, ठीक है, जो जैसे कुछ लोग किराए पर एसी लगाते हैं तो उनका जो रोजगार होगा वो गर्मियों में ही चलेगा। ठीक है, आप भी जैसे कि यहाँ पर जैसे मुखर्जी नगर में रहते हो या इलाहाबाद में रहते हो तो गर्मियों में जैसे कुछ स्टूडेंट एसी लगवाते हैं, तो एसी वाले साल भर थोड़ी ना काम करते हैं, गर्मियों में उनका रोजगार चलता है और सर्दियों में वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार रहते हैं। ठीक है, तो जो मौसम के ऊपर रहती है उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टॉपिक है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी में क्या आएगा? चक्रीय बेरोजगारी जो, अच्छा ये मौसमी बेरोजगारी भी आपका और ये संरचनात्मक बेरोजगारी, ये दोनों भी अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में होती है ज्यादा। देखो बेरोजगारी तो पूरे विश्व में है, लेकिन अल्प विकसित जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं उनमें जो है ना ये बेरोजगारी के प्रभाव ज्यादा रहते हैं। खुली बेरोजगारी तो पूरे विश्व में ही है। ठीक है, फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी अल्प विकसित में, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारा है वो भी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, सीजनल जो है ये आपका तो डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों में ही हो सकता है। अब चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी होती है अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी मंदी रहती है, कभी बूम रहती है। ठीक है, अब जैसे ये बूम की स्थिति हो गई और ये मंदी की स्थिति हो गई, तो इन स्थितियों के कारण जो बेरोजगारी होती है, ठीक है, मंदी की स्थिति होती है तो कुछ लोग जो ना कुछ लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है। तो इन अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ावों के कारण जो है ना जो बेरोजगारी होती है उसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और ये विशेषता कहाँ की होगी? ये विशेषता मेनली होती है डेवलप्ड कंट्रीज की। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी जो विशेषता होती है वो मेनली डेवलप्ड
डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी होती है, लेकिन ये ज़्यादा इससे प्रभावित रहते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है कीनीसन बेरोजगारी। एक अर्थशास्त्री थे, वो थे J.M. कीन्स। J.M. कीन्स थे। 1930 में पूरे विश्व में महामंदी आई थी। ठीक है, तो इस महामंदी के रीजंस की जब खोज की गई तो इन्होंने कीन्स महोदय ने बताया कि ये मंदी मांग में कमी की वजह से है, और इसका उन्होंने उपाय बताया कि मांग को जनरेट किया जाए, और इसलिए लोगों से चाहे कुछ भी गड्ढा खोद के गड्ढा भरवाओ, चाहे कोई भी रोजगार दो, और लोगों को लेकिन रोजगार दो जिससे उनके हाथ में जो है ना परचेजिंग पावर आए। ठीक है, इससे वो डिमांड करेंगे और फिर हम मंदी के दौर से निकल आएंगे। ठीक है, तो कीन्स अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो मांग में कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में जो मंदी आ जाती है। ठीक है, तो मांग में कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में जो मंदी आती है और उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसे हम कीन्स बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा रेसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी वो होती है कि जैसे बिटवीन द जॉब्स, बिटवीन द जॉब्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि उन्होंने कोई जॉब छोड़ दिया, फिर उन्हें लगा कि भाई उनको जो है ना यूपीएससी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना वो जॉब छोड़कर तैयारी की, और तैयारी करने के बाद जब वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करने लगे तो इस दौरान वो जिस बेरोजगारी में हैं वो हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो दो जॉब्स के बीच में जो बेरोजगारी होती है उसे हम प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब अगली है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी वही हो गया कि भाई जो शिक्षित हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है अपनी शिक्षा के अनुसार, तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी की अवस्था कहते हैं। हाँ, अब जो लोग हैं कि जो जैसे मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग किए हुए है, फिर भी अगर वो किसी ऑफिस में प्यून का जॉब कर रहा है तो वो मतलब अपनी शिक्षा से कम स्तर का जॉब कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि अल्प रोजगार। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो वो अल्प रोजगार की स्थिति होती है। मान लीजिए अगर कोई नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी शिक्षा, उसने अगर इंजीनियरिंग की है तो उसे उसी हिसाब से रोजगार मिले, तो अगर कोई ऐसा चाहता है और वो रोजगार की तलाश में लगा रहता है तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। फिर एक होती है तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी का अर्थ होता है कि भाई तकनीकी में कमी के कारण, तकनीकी अभाव के कारण जो बेरोजगारी की समस्या होती है वो तकनीकी बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस तरह आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया कि बेरोजगारी के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक में हाँ एक चीज़ और है कि संरचनात्मक बेरोजगारी, हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना में जो कमियां हैं उसकी वजह से, और प्रचंड बेरोजगारी भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा आता है रोजगार। ये टॉपिक एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बेरोजगार के अंतर्गत ही है। जब हमने बेरोजगारी को समझा है तो हमें रोजगार को भी जानना आवश्यक है। ठीक है, तो रोजगार का टॉपिक हम अब अगली क्लास में करेंगे। फिर रोजगार खत्म होने के बाद फिर हम अगले टॉपिक में आएंगे निर्धनता पर। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।